कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने दरअसल खाकी उतारकर अपना रूप बदल दिया और वो डॉक्टर के भेष में आ जाती है। डॉक्टर के भेष में इसलिए क्योंकि सीएफएसएल टीम ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी एसएसपी को, तो उन्होंने कहा था कि जो कातिल है वो बहुत ही शातिर किस्म का है। दरअसल वो कोई सबूत ही नहीं छोड़ता, लेकिन एक छोटा सा सबूत है जो उनके हाथ पे चढ़ा है। काश उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, काश उसकी डीएनए रिपोर्ट मिल जाए, तो हम देखना चाहते हैं कि वो मैच करती है नहीं करती है। अब इसके बाद खाकी से डॉक्टर का रूप बनाने के बाद वो घर घर जाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं और दरवाजे खटखटाने के बाद उनकी तलाश कुछ ऐसे लोगों की थी जो कुंवारे थे, ऐसे लोगों की तलाश थी जो ऑटो चालक हों या फिर ड्राइवर हों या फिर कुछ ऐसे हों जो किराएदार दूर दराज के रहने वाले लोग हों। पुलिस ने लगभग ऐसे 800 लोगों के ब्लड सैंपल लिए और ब्लड सैंपल लेने के बाद जब उनका मिलान करना शुरू किया तो आखिरकार जो कातिल होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी जी कि जहां पर घटना हुई थी, जहां पर कत्ल हुआ था, दरअसल वहां से लेकर कातिल जो रहता था महज 500 मीटर की दूरी पर रहता था और उस कातिल को पकड़ने में पुलिस को लगभग 14 साल का समय लग जाता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहां जहां तक इस खबर की गूंज फैलती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, लोग बड़े हैरान थे। दरअसल कहानी है आज एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की, कहानी है आज एक ऐसे सीरियल किलर की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। दरअसल चंडीगढ़ का ही एक सेक्टर 38 लगता है और सेक्टर 38 का एक टैक्सी स्टैंड था। बात कर रहा हूं 30 जुलाई 2010 की रात के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बूंदाबांदी चल रही थी, इसलिए बूंदाबांदी से बचने के लिए एक लड़की एक टीन शेड के नीचे खड़ी हुई थी ताकि बूंदाबांदी थोड़ी कम हो जाए, उसकी जो किताबें हैं, उसके पास जो सामान है वो भीग ना जाए, इसलिए वो उससे बचना चाह रही थी। इससे पहले कि वो बारिश बंद होती या अपनी जाने की कोशिश करती, इसी बीच में पीछे से एक पत्थर बहुत तेजी के साथ उसके सर में लगता है और जैसे ही सर में लगता है तो वो लड़की जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जो कातिल होता है, जो व्यक्ति होता है जो मौके पे मौजूद था, जिसने पत्थर मारा था, उसने उसके अपने गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद जंगल की तरफ उसको लेके चला जाता है। जब जंगल की तरफ लेके जाता है तो उसके बाद उसके तन से एक एक कपड़े को आराम से उतारता है। उतारने के बाद उसके शरीर को वो बहुत बुरी तरह से नोचना शुरू कर देता है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने उसमें दांत ना गड़ाए हों, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां उसने चोट ना पहुंचाई हो। उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम देता है, उसके साथ दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद जब उसका मन भर जाता है, इसी बीच में रात के लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और 10 बजे उस लड़की की जो फोन था, उस फोन पर घंटी बजने लगती है। उस कातिल ने बड़े आराम से उस फोन को उठाया और उठाने के बाद जो बातचीत की तो सामने उस लड़की का पिता बात कर रहा था। वो पिता बोल रहा था कि बेटा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, टैक्सी स्टैंड के पास स्कूटी खड़ी हुई है, जाकर देख लो। बस इतना वो बोलता है। इतना बोलने के बाद कातिल वहां से घटना को अंजाम देता है और अंजाम देने के बाद चला जाता है। लेकिन जो लड़की का पिता था, अपनी बेटी को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान था। दरअसल लड़की रोज का एक किस्सा है। लड़की रोज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने के लिए, करने के लिए वो अपने घर सेक्टर 38 से जाया करती थी, कहीं दूर थोड़ा सा। वहां जाने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीखती थी और सीखने के बाद रोज रात को 9 बजे अपने घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन उस रात थोड़ी बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से वो लड़की इंतजार कर रही थी ताकि जो बारिश थोड़ी बंद हो जाएगी उसके बाद वो स्कूटर से अपने घर चली जाएगी। अब इसी बीच में जब लड़की नहीं आती है तो उसके पिता इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके जितने भी दोस्त होते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर में हो या फिर वैसे उसके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हों, हर किसी के पास जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि आज मेरी बेटी नेहा नहीं आई है, क्या तुमने नेहा को देखा है। वो पिता हर घर में जा जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हर घर से बस एक ही आवाज आती है कि हमने उसको आखिरी बार उस वक्त देखा था। लेकिन जैसे वो जो फोन करता है, फोन करने के बाद उसे पता चलता है कि टैक्सी स्टैंड के पास उसकी स्कूटर खड़ी हुई है, जिसकी स्कूटर का CH03Q6070। वो स्कूटी को देखकर उसके पिता रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसी की स्कूटी के पास थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। अब पिता ने पुलिस का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि पुलिस को हालांकि पहले से इंफॉर्मेशन दे दी थी। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, दोस्त अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन लड़की की जो पिता होता है वो जंगल की तरफ जाता है और जाने के बाद अपनी बेटी को लगातार आवाजें लगा रहा था। आवाज लगाते लगाते कि बेटा तुम नेहा कहाँ हो, बार बार आवाज लगाने के बाद आखिरकार पिता को अपनी बेटी दिखाई देती है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। तुरंत ही उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधा पीजीआई हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां ले जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये मृत घोषित हो चुकी है, यानी कि वो उसकी जिंदगी है ही नहीं, वो खत्म हो चुकी है। और जैसे ये बात सुनी जाती है, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ही ली थी,
पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके साथ दरिंदगी की गई है, दरिंदगी के साथ साथ उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। यानी कि पहले उसके सर में पत्थर मारा गया था, उसके बाद फिर दरिंदगी की जाती है, उसके बाद फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पुलिस के रडार पर उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों। पुलिस ने इस मामले की अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस लगातार कोशिशें कर रही थी और कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। पुलिस ने वितेश, सचिन, हितेश, सागर इनको पकड़ा। इनको पकड़ने के बाद इनका नार्को टेस्ट भी कराया, साथ ही इनका ब्रेन मैपिंग भी कराया कि जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि दोस्त कातिल हों। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने शहर के ऐसे गुंडे तत्व थे, ऐसे लोग थे जिन पर शक हो सकता था, 500 लोगों की सूची बनाई जाती है। 500 लोगों की सूची बनाने के बाद सबका डीएनए सैंपल लिया जाता है ताकि उस घटना स्थल पर जो सीएफएसएल टीम को सबूत मिले हैं उससे ये जांच पड़ताल हो सके। लेकिन 500 लोगों के डीएनए सैंपल लेने के बाद भी जब रिपोर्ट आती है तो मैच ही नहीं करती और कातिल आराम से बचकर निकल जाता है। अब पुलिस इस मामले को हालांकि चार्जशीट भी लगाती है, लेकिन कोर्ट में जाकर यह मामला इसलिए मजबूती नहीं पकड़ता क्योंकि ना तो कोई गवाह थे, ना कोई सबूत था, और इसलिए पुलिस ने जिस तरह की रिपोर्ट लगाई थी उस तरह से कोर्ट ने इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहा कि जांच में आपको पर्याप्त सबूत नहीं मिले। वक्त आगे बढ़ने लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और लगभग 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल यानी कि बात कर रहा हूं 11 जनवरी साल 2022 की यह बात है। पति और पत्नी का नाम मनदीप कौर होता है। वो अपने पति के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए गई थी। 11 जनवरी 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास उन दोनों ने खरीदारी भी कर ली। ये जब खरीदारी कर लेते हैं, खरीदारी करने के बाद ये पहुंच जाते हैं बाजार में। जब पैसे देने का नंबर आता है तो उसके पति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में वो करे तो क्या करे। तब उसने दुकानदार से कहा कि भाई साहब मैं बस थोड़ी देर में अभी आया और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं अपने भतीजे से पैसे लेके आता हूँ। बाइक से गए थे, तुरंत भाग के जाता है बाइक लेकर सीधा अपने भतीजे के पास और पैसे लेकर सीधा दुकानदार के पास पहुंचता है कि कहता है कि भाई मैं पैसे लेके आ गया हूं। लेकिन दुकानदार कहता है कि भाभी जी तो चली गई। भाभी जी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। अब वो उसे लगता है कि शायद घर पहुंच गई होगी। घर जाकर देखता है तो पत्नी घर पर थी ही नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले से पूछता है, फिर रिश्तेदारों से पूछता है और जहां जहां तक वो कोशिश कर सकता था वहां तक पहुंचता है, पूछता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। दरअसल मलोया थाना क्षेत्र में अगले ही दिन एक स्नेहा लेक जगह है जो जंगल का एरिया लगता है। 12 जनवरी 2022 को इस महिला यानी कि मनदीप कौर की लाश मिल जाती है। नग्न अवस्था में, शरीर पर जगह जगह काटने पीटने के निशान थे। उसके साथ पहले कोई भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई और चोट पहुंचाने के बाद उसको खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। हालांकि वो तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन शायद कातिल को इस बात पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने अपने इस जो कुकृत्य करना था वो आराम से उस कुकृत्य को करता है। करने के बाद वहां से बड़े इत्मीनान से निकल जाता है। और अगले ही दिन जब पुलिस को लाश मिलती है, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो सीएफएसएल टीम होती है, सीएफएसएल टीम ने जब इसे रीड करना शुरू किया पूरे केस को, मनदीप कौर के, तो पुलिस को ऐसा लगा जैसे कि ये केस दोबारा से हम पढ़ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम चीजें थी। कत्ल करने का वही अंदाज, मारने का वही अंदाज, उसके साथ रेप करने का वही तरीका, जब बिल्कुल एक जैसा था। और पुलिस 12 साल पहले तो गच्चा खा ही चुकी थी। 500 लोगों का डीएनए सैंपल लेने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। सीएफएसएल टीम ने जो एसएसपी कंवरदीप कौर होती हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि साहब कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो जैसे उसने पहले साल 2010 में घटनाक्रम को अंजाम दिया, साल 2022 में घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो ऐसे ही आगे करता रहेगा। इसलिए उसको पकड़ना बेहद जरूरी है। अब इसके बाद एसएसपी कंवरदीप कौर जो होती हैं उन्होंने एक टीम गठित की। टीम में डीएसपी चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल विकास, ये एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद उनसे कहा जाता है कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, मुझे कातिल हर हाल में चाहिए। लेकिन पुलिस तो पहले भी कोशिश कर चुकी थी, अब करे तो क्या करे। इसलिए पुलिस ने कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया। 500 लोगों की रिपोर्ट तो उनके पास पहले से ही थी, तो इसलिए उनके पास दोबारा जाने की जरूरत नहीं थी। पुलिस ने फिर से एक कोशिश की कि ऑटो चालक, टैक्सी ड्राइवर, रेहड़ी फड़ी लगाने वाले जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, किराएदार या कुंवारे लड़के, ऐसे लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। और घर घर जाते हैं। घर घर जाने के बाद कोशिश कर रहे थे कि सबका ब्लड सैंपल मिल जाए, क्योंकि लेडीज का ब्लड सैंपल इतना माने नहीं रखता था, सिर्फ माने रखता था पुरुष का ब्लड सैंपल। इसलिए घर घर जरूर जाते थे। जाकर दरवाजा खटखटाया, उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद कि हम एक कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगाने के बाद आपको ब्लड देना है और फिलहाल जरूरत भी है। यह है जुलाई 2023 का ये वाकया है। लगभग 1 डेढ़ महीने के आसपास के इलाके में सब जगह घूमा जाता है।
और ये घूमते घूमते सेक्टर 38 का एक झुग्गी नंबर 16 में जब पहुंचते हैं तो वहां एक मोनू कुमार नाम का लड़का था। काफी देर हो जाती है, जब उसके घर वालों से बातचीत कर रहे थे तो जो उसकी माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा अभी टॉयलेट के अंदर है, ठीक है वो आ जाएगा तो कर लेना। लेकिन पुलिस को उसके टॉयलेट से निकलने का कम से कम आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। और पुलिस को उस वक्त तो कोई शक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो निकलता है टॉयलेट के अंदर से, क्योंकि वो आवाज सुन चुका था, वो मौका पाते वहां से निकलने की कोई बहाना करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो पुलिस वाले डॉक्टर का भेष बना के गए थे। डॉक्टर होते तो शायद एक बार को मान जाते, लेकिन वो पुलिस वाले थे, उनका मकसद ही जांच करना था। उन्होंने मोनू को बड़े प्यार से पुचकार के बातचीत करने के बाद उसका ब्लड सैंपल ले लिया और ब्लड सैंपल लेने के बाद कहा कि ठीक है तुम आराम से जहां जाना चाहो वहां चले जाओ, हमें कोई दिक्कत कोई एतराज नहीं है। इसके बाद वो चले जाते हैं और अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह में जो ब्लड रिपोर्ट आ जाती है, और ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ये 300 लोगों का ब्लड लिया गया था और उसके बाद जब मिलान किया जाता है तो मोनू कुमार की ब्लड रिपोर्ट से रिपोर्ट मैच कर जाती है। अब पुलिस वाले फिर से घर जाते हैं, यानी कि 1 मई 2024 को, जब पुलिस वाले अब डॉक्टर के रूप में नहीं थे बल्कि वो पुलिस के रूप में थे, और मोनू देखते ही पहचान गया तो वही लोग हैं जो डॉक्टर बन के आए थे। उसके बाद वो जाता है और जाने के बाद जब मोनू को आवाज लगाई जाती है तो मोनू आता है और देखते एकदम से भौचक्का रह जाता है। मोनू कहता है अपनी माँ से कि माँ मेरे लिए रोटी बना दे, शायद कभी भविष्य में फिर रोटी खाने का अवसर ना मिल पाए, इसलिए रोटी बना दे। माँ रोटी बनाती है। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो रोटी खाने में कौन सी दिक्कत आ रही है। उसका इंतजार किया जाता है। रोटी खाने के बाद अपनी माँ के हाथ के वो जाते हैं। उसके बाद फिर उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जो घटना स्थल होता है, घटना स्थल से मोनू के घर की जो दूरी होती है जहां वो रह रहा था, झुग्गी नंबर 16 के अंदर सेक्टर 38 में, तो वो महज 500 मीटर की दूरी थी। यानी कि जिस वक्त उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था पहले वाले को, नेहा के साथ, तब वो 20 साल का था। पुलिस को शायद उस वक्त इतना शक नहीं हुआ। काश उस वक्त भी अगर उसका ब्लड सैंपल ले लिया गया होता तो वो कातिल पहली ही बार में पकड़ा जाता। ये जो मनदीप कौर की हत्या हुई थी वो कभी हत्या नहीं होती। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उसके पता चला कि हिमाचल प्रदेश का एक जगह लगती है चंबा, 19 सितंबर 2008 का यह वाकया है। उसने ऐसे ही डिट्टू जैसे ये हत्याकांड को अंजाम दिया था नेहा का और मनदीप कौर का, ठीक वैसे ही इसने एक और घटना को अंजाम दिया था, इसी तर्ज पर दिया था। इसी तरह से उसने उसका रेप किया था, उसका फिर हत्या की थी, और हत्या करने के बाद लेकिन पुलिस को कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 18 महीने तक मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा, चलता रहा, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिले, कोई गवाह नहीं मिला, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने उस हत्यारे, उस कातिल को गिरफ्तार किया, जिस पर पता चला कि चोरी है या झपट मार या जैसे चैन छीन लेते हैं, कुंडल नोच लेते हैं, इस तरह के उसमें 7 मुकदमे और थे और एक मुकदमा उसका हिमाचल प्रदेश के चंबा में था। वहां पर आरोप था कि दुष्कर्म के बाद इसने हत्या की है। चंडीगढ़ पुलिस का यह दावा है कि मोनू कुमार ही असली कातिल है, उसने ही दोनों कत्ल किए हैं और हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उसके बारे में और पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस कातिल के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाए और कम से कम इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों महिलाओं के साथ जो इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और यह भी कहा जाता है, यह भी बताया जाता है कि कातिल कितना भी शातिर किस्म का क्यों ना हो, यदि पुलिस अपनी सी पे आ जाए, ये पुलिस ईमानदारी से जांच करे, तो कातिल हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। भले ही वो चाहे जमीन की 7 तह लगाकर अंदर जाके छुप जाए, लेकिन कातिल कभी बच नहीं सकता। और ये भी कहते हैं कि कोई कातिल कोई भी हो, कितना शातिर हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। यहां भी उसने सबूत छोड़ा था, क्योंकि उसके जो कुछ ऐसे निशान थे शरीर के जिससे ब्लड सैंपल बनाया जा सकता था। जाते जाते रोहतक की रहने वाली हैं विंध्या चौहान, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही इनके जो पति हैं विराज चौहान, उनके बच्चे हैं ऋषिका और प्रणय, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।